गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, यस। जल्दी से आपका चैट ओपन हो जाए तो मैं आप लोगों का कुछ नाम वाम देख पाऊं, आपके कमेंट्स देख पाऊं। सभी लोग बताइएगा। ऑडियो वीडियो एकदम चकाचक आ रहा है। हाँ भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभय, प्रज्ञा, अर्चना, रोहित, गौरी, ठाकुर जी, जितेश, वर्षा, नितेश, नितिन, निखिल, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। यस यस यस। राम राम भाई, राम राम। आदित्य जी, राम राम। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ। सही है भाई, सही है, सही है, सही है। तो आज की क्लास में सबसे पहले यार क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन से भी पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नॉर्मल शिफ्ट। कल की क्लास में नॉर्मल शिफ्ट हो नहीं पाया था, तो आज हम लोग नॉर्मल शिफ्ट पढ़ेंगे। फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर क्रिटिकल एंगल्स पर आएंगे, फिर लेंसेज की बात करेंगे, और अगर समय बचा तो रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। अदरवाइज उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। रिया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रिया कह रही है सर फुल रेटिंग, पहले ही उन्होंने रेटिंग कर दी है। वेरी नाइस यार। लेकिन हमारा वीडियो नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैं एकदम क्लियरली विजिबल हूं आप लोग? हाँ भाई, क्या मेरे को देख पा रहे हो? थोड़ा सा कमेंट वमेंट में बता दो भाई। दिख जाओ भाई, दिख जाओ। हिला दे भाई। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। देख रहा हूं अपने मोबाइल में। दिल दे दिया, जान तुम्हें देंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ, तो सामने आप भले ना दिखे, मोबाइल में मैं एकदम चकाचक दिख रहा हूं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। राइट, तब तक हमारी टीम इस पे वर्कआउट करेगी, थोड़ा दिखाई पड़ेगा चैट वैट मुझे। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं आपको सिखा दूं पहले नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट? नॉर्मल शिफ्ट का मतलब यह है कि अगर हम लोग एक कंटेनर मान लें और इस कंटेनर में पूरा ऊपर तक पानी भर दिया जाए, या बेटा कोई लिक्विड भर दिया जाए, लाइक दिस। ये रहा कंटेनर, राइट। अब अगर इसके बॉटम पर हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट रख दें, बॉटम पर यहां कहीं पर अगर हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट रख दें, और इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कहीं ऊपर से देख रहे हैं, देखो, अगर यहां से एकदम ऊपर से देखोगे, इस तरीके से ऊपर से देखोगे, तब तो वो आपको एकदम जिस डेप्थ पर है उसी डेप्थ पर दिखाई पड़ेगा। तो लेट अस सपोज रियल डेप्थ जो है उस ऑब्जेक्ट की वो इतने के बराबर है। ठीक है। अब अगर हम लोग सेम इसी ऑब्जेक्ट को यहां कहीं से देख रहे होंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ ऊपर शिफ्टेड दिखाई पड़ेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो थोड़ी सी ऊपर बनेगी, और इसी शिफ्टिंग को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट।
है ना? हाँ, अनुराग पटेल साहब बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं। तो एक लाइट रे एकदम सीधे हम लोग निकालेंगे। ये लाइट रे तो एकदम सीधे सीधे भैया चलती चली जाएगी, यहाँ तो कुछ खेला होना नहीं है। अच्छा, चैट ऑफ कर दे? ठीक है भाई। हाँ, चैट को करते हैं बंद। यस, खुल गया, बंद कर दो भाई। हाँ, दूसरा बेटा लाइट रे देखो इधर कहीं पे हम लोग ले जाएंगे। अब ये वाला जो लाइट रे है वो लाइट रे देखो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, यानी कि यहां पर वाटर है और यहां पर अगर हम लोग एयर मान लें तो ये वाटर आपका डेंसर मीडियम हो गया और एयर उसके कंपैरिजन में रेयरर मीडियम हो गया, राइट? जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर जाती है वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। तो यहां पर बेटा पहले नॉर्मल देख लो कहां है, तो ये रहा हमारा नॉर्मल। लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो नॉर्मल से अवे चली जाएगी एंड लाइक दिस, इस डायरेक्शन में लाइट रे चली जाएगी, कुछ ऐसा। ये लाइट रे चली जाएगी, ठीक है। अब देखो इधर की तरफ और ऊपर की तरफ तो लाइट रे मिलने से रही, है ना? ऊपर की तरफ और इस डायरेक्शन में बेटा लाइट रे मिलेगी नहीं, है ना? ऊपर की तरफ और इधर की तरफ लाइट रे मिलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। पीछे की तरफ हम इसको बढ़ाएंगे लाइक दिस, और पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो यहां कहीं पर देखो ये मिल गया, यहां कहीं पर मिल गया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा ओ पर था उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हुई है वो पॉइंट ए पर फॉर्म हुई है, ठीक। इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं ए, और इस वाले पॉइंट को नाम दे रहे हैं बी। आई होप आप सभी को ये डायग्राम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये रियल डेप्थ जो है वो पूरा बीओ था, रियल डेप्थ, और ये जो बी आई है बेटा ये हमारा हो गया है अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ मतलब जो इमेज की डेप्थ हमें दिखाई पड़ेगी। हमें तो ऐसा ही लग रहा होगा भैया कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा हुआ है। अगर हम लोग यहां कहीं से देख रहे हैं, यानी कि हम लोग की जो आईज होंगी वो यहां कहीं पर होंगी। अगर आप इधर से देखोगे, ठीक है, इधर कहीं से अगर आप देख रहे होगे तो ये वाली लाइट रे आपकी आईज में जा रही होंगी, है ना? तो आपको ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे दिखाई पड़ेगा, यानी इमेज पॉइंट आई पर बन रहा होगा, राइट? हाँ, सभी लोग चैट बॉक्स में बता देंगे भाई ये एकदम रे डायग्राम एकदम बढ़िया चमका है क्या? रे डायग्राम एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है क्या? फटाफट बता दो बेटा। हाँ, हाँ यार, तो क्यों हो रहा है ऐसा? मोबाइल पे तो चल रहा है, लेकिन यहां तो नहीं दिख रहा ना। इस इसको एक बार आप पूरा ये क्रोम बंद करके दोबारा ओपन करिए, आईडी लॉगिन करके फिर से देखिए, ठीक है। हाँ हाँ, डाल दो। ठीक है, ठीक है, ये एकदम क्लियर आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग करते हैं अब आगे की बात। तो आगे की बात यह है कि हमें अब इसी शिफ्ट को निकालना है कि आखिर एपरेंट डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ कितना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो इतना डिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया है, और इसी शिफ्ट का नाम होता है एपरेंट शिफ्ट, राइट? एक मिनट बेटा रुक जाइएगा, इसी को नॉर्मल शिफ्ट हम लोग नाम देते हैं। जस्ट अ मिनट, बस मैं ओपन कर दूं तो आपका मुझे चैट शो होने लगेगा।
ठीक है, ठीक है। तो यही नॉर्मल शिफ्ट बेटा हम लोग को निकालना है, और नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू हो जाएगी, नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू हो जाएगी ओ आई के बराबर, ओ आई। और ये जो ओ आई है इसको मैं लिख सकता हूं ओ बी माइनस आई बी, यानी कि रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। तो नॉर्मल शिफ्ट इज सिंपली डिफाइंड एज रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ वो होता है जो हमें लग रहा है लेकिन वो रियल नहीं है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम लोग देखें रिफ्रैक्शन की बात, यानी कि बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ वी हैव साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो बेटा सेकेंड मीडियम है एयर और फर्स्ट मीडियम कौन है, वाटर। So this can be written as refractive index of air divided by refractive index of water. तो sin I upon sin R is equal to refractive index of air जो होता है बेटा इसको मैं 1 भी कह सकता हूं, और refractive index of water जो भी है। तो एक काम करते हैं, इसको इन जनरल बना लेते हैं, है ना, जनरल बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, यहां लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, राइट। तो फिलहाल अगर मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कह दूं तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 अपॉन एन डब्ल्यू, राइट। अगर ये वाला एंगल आई है तो क्या हम लोग इस एंगल को भी आई कह सकते हैं बेटा, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये वाला एंगल आर है तो इसको भी मैं आर कह सकता हूं, लाइक दिस, राइट। तो जरा ध्यान से सब लोग सोचो, साइन आई की वैल्यू बेटा कितनी है, साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन आई की वैल्यू क्या ए बी अपॉन ओ ए हो जाएगी, साइन आई की वैल्यू ए बी अपॉन ओ ए हो जाएगी। और साइन आर जो है इसकी वैल्यू ए बी अपॉन आई ए हो जाएगी, ए बी अपॉन आई ए हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा आई ए अपॉन ओ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे ये दोनों ही हम लोग की आईज में जानी है, और आईज तो इतनी छोटी सी होती है ना, छोटी सी आंखें होती हैं। तो ये दोनों लाइट रेज अगर आंख में जा रही होगी तभी तो आपको इमेज यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा। इसका मतलब ये रहा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज कहां पर जाने वाली है, आंख में। अगर आंख में जाएगी तो इतने छोटे से में ही तो हमारी आंख के अंदर वो एंटर कर रही होगी। इतने से स्पेस में अगर दोनों लाइट रेज आ रही हैं तो इसका मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर वेरी वेरी क्लोज। तो मैं लिख रहा हूं एज point A and B are very very close। अगर पॉइंट A और पॉइंट B अगर बहुत बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ऐसे केसेस में जरा ध्यान से देखना, आई ए की जगह बेटा आई बी लिख सकते हैं, और ओ ए की जगह हम लोग ओ बी लिख सकते हैं। तो मैं यहां रिप्लेस कर रहा हूं, आई ए इज इक्विलेंट टू, आई ए की जगह हम आई बी लिख सकते हैं, और ओ ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी, राइट। तो अगर ऐसा होगा तो फ्रॉम दिस अबव रिलेशन वी कैन राइट आई बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आई बी क्या है बेटा, आई बी क्या है एपेरेंट डेप्थ, ओ बी क्या है रियल डेप्थ। तो यहां से बन जाएगा एपेरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई रियल डेप्थ इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। So we can write here apparent depth is equal to real depth divided by refractive index of the liquid। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया apparent depth और
रियल डेप्थ में कि भाई एपेरेंट डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड होता है। और अगर वही चीज को यहां पर बेटा मैं यूज कर दूं तो देखो आपको दिख रहा होगा रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ की जगह मैं क्या लिखूंगा, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो दिस विल बिकम रियल डेप्थ टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। तो ये हमारे पास ओवरऑल बेटा फॉर्मूला निकल करके आ गया है। तो आ जाइए मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझाता हूं, क्योंकि उम्मीद करता हूं कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को कम आया होगा या नहीं आया होगा। भाई सब सही चल रहा है ना? तुम लोग थोड़ा बता दो यार चैट में, चैट में बेटा बता दो सब सही चल रहा है ना? समझ में तो आ रहा है? तो तुम लोग का चैट मुझे आज दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आ जाइए एक बार आप लोग को और फिर से समझा देते हैं यहां पे क्या चल रहा है। तो नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जिन लोग को ना समझ में आया हो बेटा एक बार फिर से मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, सब कुछ आपको समझाता हूं यहां पे हम लोगों ने क्या कर रखा है। देखो हम लोगों ने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर पूरा यहां तक का पूरा इसमें लिक्विड हम लोगों ने पूरा कोई भर दिया है। वो लिक्विड वाटर भी हो सकता है, वो कोई ऑयल हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। और यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को हम यहां कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी इधर से हम देखना चाहते हैं। तो देखो इमेज बनने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए होती है ना, 2 रिफ्रैक्टेड रेज। तो एक लाइट रे एकदम सीधे हमने निकाला और वो लाइट रे एकदम सीधे सीधे चला गया। दूसरा लाइट रे जो कि किसी एक एंगल पर जा रहा था, क्योंकि वो लाइट रे डेंसर से रेयर जा रहा है तो वो नॉर्मल से अवे चला जाएगा लाइक दिस, ठीक। तो जब इस वाले को हमने पीछे बढ़ाया तो यहां कहीं पर एक इमेज फॉर्म हो गई है। यानी कि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से समझे हो तो यहां पर बेटा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, और इस ऑब्जेक्ट की जो वर्चुअल इमेज क्रिएट हुई है वो इस पॉइंट पर हुई है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ इतनी थी वो आपको इतनी दिखाई पड़ रही होगी जब हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे तब, है ना। जो डेप्थ इतनी थी वो अब इतनी दिखाई पड़ रही होगी जब हम लोग ऊपर से इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तब। यानी कि ये जो इमेज है वो हमें इतना डिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्टेड दिखाई पड़ रही होगी, और इसी शिफ्ट को मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल शिफ्ट कहा जाता है। उसी नॉर्मल शिफ्ट का हम लोग यहां पे डेरिवेशन कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो नॉर्मल शिफ्ट है जिसको ओ आई हम कह रहे हैं, दैट ओ आई इज इक्वल टू ओ बी माइनस आई बी। ओ बी क्या है बेटा? रियल डेप्थ। आई बी क्या है? एपरेंट डेप्थ। यानी कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का जो डिफरेंस है यही नॉर्मल शिफ्ट कहलाता है। तो ये हमें इतना शिफ्टेड दिखाई पड़ रहा होगा ऑब्जेक्ट। अब मैटर ये है कि अगर एपरेंट डेप्थ मिल जाए तो काम चल जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमने रिफ्रैक्शन की बात किया, क्योंकि हो तो रिफ्रैक्शन ही रहा है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो सेकंड मीडियम कौन है? एयर। और फर्स्ट मीडियम कौन है? वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन वाटर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1 होता है, तो मैंने 1 अपॉन NW रख दिया। अब बात आई साइन आई। अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। ये आर होगा तो ये भी आर होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर मैं साइन आई अप्लाई करूं, ध्यान से देखना सभी लोग, अगर मैं साइन आई अप्लाई करूं तो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ बी ए, इस ट्रायंगल में मैं साइन आई अप्लाई कर रहा हूं। साइन आई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर होगा बेटा ए बी और हाइपोटेनस हो जाएगा ओ ए, दैट इज ए बी अपॉन ओ ए। तो चेक करो, ए बी बटे ओ ए। साइन आर की जब बात आ रही है तो साइन आर मैंने इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई किया है, ये वाले ट्रायंगल में साइन आर अप्लाई किया है। साइन आर क्या होता है? अगेन ए बी अपॉन आई ए। तो ए बी बटे आई ए, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया है, ये आई ए ऊपर गया, ओ ए नीचे आ गया है। तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गया कि आई ए बटे ओ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, राइट। अब देखो हमारा अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि भाई ये वाला लाइट रे और ये वाला लाइट रे दोनों जब आईज में जाएगा तभी तो इमेज बनेगी। आपको ऑब्जेक्ट कब दिखाई पड़ता है? जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंख में जाए। यानी कि अगर लाइट रेज आंख में जा रही हैं तो भाई आंख तो जरा सी है? अगर जरा सी आंख है तो ए और बी पॉइंट दोनों बहुत ही ज्यादा पास पास होंगे, दे विल बी वेरी वेरी क्लोज। अगर वो बहुत क्लोज हैं, ए और बी बहुत पास पास हैं, तो बेटा ओ ए और ओ बी
ओ ए और ओ बी, अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं तो ओ ए और ओ बी लगभग लगभग सेम लेंथ के होंगे, है ना। सिमिलरली आई ए और आई बी ये भी लगभग लगभग सेम लेंथ के हो जाएंगे। तो यही वाला मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया। आई ए, ये जो आई ए था इसकी जगह मैंने लिखा आई बी, और जो ओ ए था इसकी जगह मैंने लिखा ओ बी। तो ये अपने पास एक रिलेशन आ गया कि एपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो एपेरेंट डेप्थ की वैल्यू आ गई भैया रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब जल्दी से बता दो क्या अभी बात एकदम क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट आग लगा दीजिए एक बार चैट बॉक्स में जरा, तो क्या पता ये जो समस्या चल रही है ये भी सही हो जाए भाई, है ना। देखो आग जो होती है वो हर समस्या का समाधान हो जाती है, तो आप सभी लोग इन सारी समस्याओं को जरा स्वाहा करिए, है ना। हो सकता है आप चैट बॉक्स में आग लगा दें तो ये समस्या सही हो जाए, आपका कमेंट वमेंट मुझे वहां दिखाई पड़ने लग जाए भाई साहब, क्यों? हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया नितिन पांडे जी, धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा अब आ जाओ, इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव अ न्यूमेरिकल, अ मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर एंड माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन इट। एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के बॉटम में यहां कहीं पर एक मार्क है, और इस मार्क पर हमने माइक्रोस्कोप को फोकस कर रखा है। माइक्रोस्कोप इज रेज्ड थ्रू 1.5 सेंटीमीटर, माइक्रोस्कोप को 1.5 सेंटीमीटर हमने रेज कर दिया है। टू व्हाट हाइट वाटर मस्ट बी पोर्ड इनटू द बीकर टू ब्रिंग द मार्क अगेन इनटू फोकस। देखो अभी क्या है, इस बीकर में कोई भी वाटर नहीं भरा है, पानी वानी नहीं भरा है, हमने माइक्रोस्कोप को इसमें फोकस किया, ठीक। फिर हमने माइक्रोस्कोप को 1.5 सेंटीमीटर ऊपर खिसका दिया। अगर माइक्रोस्कोप को ऊपर खिसका दोगे, ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि अब बताओ भैया इसमें हम कितना पानी भर दें, कितना पानी भर दें कि वो वापस से इसी ऑब्जेक्ट पर फोकस हो जाए। यानी कि यहां पर जो नॉर्मल शिफ्ट आपने किया है वो 1.5 सेंटीमीटर का है बेटा, है ना। तो मैं फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिख रहा हूं। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है बेटा? एपेरेंट डेप्थ 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, ये फॉर्मूला होता है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 4/3 भी गिवन है। फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए, पूरे 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूं बेटा। ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने है, करो जरा। 1.5 सेंटीमीटर जो है दैट शुड बी नॉर्मल शिफ्ट, है ना, क्योंकि इतना हम शिफ्ट करा रहे हैं, नहीं है ना, हम लोग 1.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट करा रहे हैं। ऋतुराज कह रहे हैं सर स्कूल में बड़ी समस्या है। तो ऋतुराज हमने एक तरीका बताया ना समस्या का। शिफ्टिंग है 1.5 सेंटीमीटर की, रियल डेप्थ अपने को पानी की पता करनी है 1/4/3। तो दिस विल बिकम रियल डेप्थ टाइम्स 1 माइनस 3/4। तो ये बन जाएगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई 4, 1.5। तो रियल डेप्थ की वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 4 यानी कि 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर जैसा ऑप्शन है बी पार्ट। आइए चेक करते हैं बी पार्ट कितने लोगों ने आंसर किया है। लगभग 70% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अनुभव दुबे हैं सबसे आगे, ऋत्विक हैं, शिखर हैं, निशांत हैं, और ये रोहित साहब हैं। वेरी गुड बेटा। कल बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ गए थे, कह रहे हैं सर ये 1 सेकंड 2 सेकंड में ये लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसका सर कोई ट्रिक बताओ। भाई वाला ट्रिक तो मेरे पास भी नहीं है। बस ये ट्रिक हो सकता है कि अगर हम पहले से चीज़ों को रिवाइज करके रखें तो हमारी थोड़ा सा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। वही ट्रिक ये बच्चे भी फॉलो कर रहे होते हैं, राइट है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताना चाहूँगा,
देखो अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया उसमें बेटा डेंसर मीडियम कौन था? वाटर, है ना? और रेयरर मीडियम कौन था? एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया? नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। लेकिन ध्यान रहे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विद रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि 1 होता है बेटा, तो यहां पर केवल NW भी रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि भैया डेंसर मीडियम फॉर एग्जांपल कोई ग्लास हो जाए और रेयरर मीडियम बेटा वाटर हो जाए या कोई लिक्विड हो जाए मान लो, है ना, या वाटर मान लो, तो अब आप सोचो यही वाला फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां पे था वाटर जो कि हमारा डेंसर मीडियम था, तो यहां पर हो जाएगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या आप लोगों को इस फॉर्मूले का फील आया है? ये जनरल फॉर्मूला हो गया इन द केस ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है भाई? हाँ, डाउट्स तो आ रहे हैं। शिवम कह रहे हैं सर चैट नहीं चल रहा। भाई मेरा भी नहीं चल रहा है, तुम टेंशन ना लो आज, है? परमिट्स प्रिंसिपल क्या होता है जब आएगा तब बात करेंगे। क्रिश सर प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। भाई एक बार रिपीट करके देखो तो। हाँ, अभिनव कह रहे हैं सर मैं दोस्त के सब्सक्रिप्शन से पढ़ रहा हूं सर, कुछ हेल्प कर दीजिए प्लीज सर। भाई पढ़ रहे हो तो पढ़ो, इसमें अब मैं क्या हेल्प कर दूं भाई तुम्हें? मैं तो पढ़ा ही सकता हूं, है? धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्रिटिकल एंगल का, कि सर ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर लाइट रे कभी भी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो, मान लो इधर की तरफ आपका एयर है, ठीक है, इधर की तरफ एयर है और इधर की तरफ अगेन वाटर है, यानी कि ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयरर मीडियम है। और लाइट रे बेटा आपकी डेंसर से रेयरर मीडियम में अगर जा रही हो तो होता क्या है, देखो जरा। अगर लाइट रे वाटर से एयर यानी डेंसर से रेयरर में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट रे इस तरीके से जाएगी, है ना। ये एंगल आपका आई था और ये वाला आपका एंगल आर हो जाएगा, राइट। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दूं, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दूं, देखो, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी भैया कि एंगल भी थोड़ा और बढ़ जाएगा यार। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लाइक दिस, ठीक। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा बढ़ा दूं तो एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे आपकी कुछ ऐसी चली जाएगी, है ना। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, है ना। यानी कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाता है। एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। दैट मींस वी कैन डिफाइन हियर इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, है ना। क्रिटिकल एंगल क्या है? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। तो पढ़ो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना बेटा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही हो। यानी कि अगर मैं यहां पर रिफ्रैक्शन लगाऊं, यहां पे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो हम लोग देखो ऐसा लिख सकते हैं कि साइन आई सी डिवाइडेड बाई साइन आर, साइन आर कितना है 90 के बराबर।
भाई स्नेल्स लॉ यही होता है ना, साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई सी अपॉन साइन आर जो कि 90 है, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन 90 क्योंकि 1 के बराबर होता है तो ये बन जाएगा साइन आई सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी 1 होता है तो ये बनेगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, राइट। यहां भी वही बात है क्योंकि आपने एयर और वाटर का एग्जाम्पल लिया है। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं, इन जनरल जनरल बात अगर मैं कर रहा हूं, तो साइन आईसी जो आपका है दैट इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। साइन आईसी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो ये जो मैंने यहां पे लिखा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट वाज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए हम ए लिखें या ना लिखें कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, ठीक है। जल्दी से भाई सब लोग जरा बता दो, क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्या ये बात एकदम चकाचक समझ में आ रही है? सही है? फटाफट बेटा बता दो, क्या ये समझ में आ गया है क्रिटिकल एंगल आप लोगों को? इज इट क्लियर? देखो यहां पे अब अगला प्रोसेस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमसे ये कहता है कि अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता जाऊं, तो देखो पहले जब मैं एकदम जीरो एंगल पे लेके जा रहा था तो लाइट रे सीधे सीधे चली गई। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक सर्टेन वैल्यू कर दिया तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी सर्टेन वैल्यू आई। और ज्यादा बढ़ा दिया तो लाइट रे देखो क्रिटिकल एंगल वाले केस में आ गई। तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी को हम लोग आईसी बोलते हैं। दिस इज क्रिटिकल एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। यहां पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दो, if angle of incidence is greater than critical angle, then light ray will be reflected back in the same medium। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। क्या डेफिनेशन आप लिखोगे भाई? इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then light ray is reflected back in the same medium. This phenomena is known as total internal reflection। जरा पढ़ो, the phenomena in which ray of light traveling at an angle of incidence greater than critical angle of incidence greater than critical angle from denser to rarer। लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही होगी, from denser to rarer medium is totally reflected back into the denser medium in the same medium, है ना। लाइट रे डेंसर से ही गई थी, डेंसर में ही वापस लौट करके आ गई है। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेसेसरी कंडीशंस क्या है भाई? नेसेसरी कंडीशन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी। लाइट रे भैया डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी, पहली कंडीशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द टू पेयर ऑफ द मीडियम, है ना। कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यही दो कंडीशंस होती हैं अगर हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना चाहते हैं तो। क्या आप सभी को एकदम ये पॉइंट क्लियर है भाई? एकदम क्लियर है? कुछ लोग चैट बॉक्स में एकदम लगे पड़े हैं, है? ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ जरा, न्यूमेरिकल है हमारे पास। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज दिस। चलो 1 मिनट का समय है बेटा, फटाफट सभी लोग अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं अगर क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो स्पीड ऑफ लाइट बता दो उस मीडियम में। साइन आई सी 1 अपॉन, जल्दी से लगाओ।
C/2 आपके सामने है। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉल्व होके 2 आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड C/2 हो जाती है, ये मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था। यानी कि करेक्ट आंसर कितना हो गया हमारा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन 45% लोगों ने सही किया यार। बाकी लोग क्या अंधी मारते हो क्या है? बाकी लोग ऐसे ही हवा में मार देते हो क्या कि जो ABCD में से अच्छा लग जाए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, जहां खत्म हो बस वहीं टिक मारो, वही सही है, ये करते हो क्या? शौर्य, निशांत, रोहित, तनिष और दीपक, क्या क्या? समझ तो आ गया ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अ ग्लास स्लैब इज इमर्स्ड इन वाटर, एक ग्लास स्लैब है, पानी में डाल दिया गया है। फाइंड द क्रिटिकल एंगल एट ग्लास वाटर इंटरफेस गिवन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें पता है, ठीक है। ग्लास और वाटर का इंटरफेस है, उसके लिए क्रिटिकल एंगल हमें चाहिए। रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ग्लास से वाटर की तरफ लाइट रे जा रही है। ये तो मैंने आपको बताया ही था, ये रहा हमारा ग्लास और ये रहा हमारा वाटर, है ना। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमसे पूछ रहे हैं ग्लास वाटर के लिए, बेटा लगा दो। साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, पूरे 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, फटाफट सॉल्व करो बेटा। जैस्मीन क्या कहना चाहते हो बेटा, कैसे सुने बताओ, है कुछ है लोचा बेटा? शायद ऐप क्रैश हो रहा है या कुछ समस्याएं हैं, तो दिक्कत है। बच्चों को दिख रहा है, मैक्सिमम बच्चों को दिख रहा है, शायद जो बच्चे कंप्यूटर पे देख रहे होंगे, मतलब देखने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको शायद नहीं विजिबल हो रहा है। हाँ कुछ समस्याएं हैं। अब दिक्कत सही है। हुआ है, अब सही हुआ है। बच्चों को दिख रहा है, मैक्सिमम बच्चों को दिख रहा है, शायद जो बच्चे कंप्यूटर पे देख रहे होंगे। हाँ भाई ठीक है ठीक है, आया तो है कुछ। अब आपका चैट मेरे को दिखाई पड़ रहा है। हाँ भाई तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये बनेगा 1 अपॉन, ठीक है, इनफैक्ट 1 अपॉन क्या है, इसको लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कितना है, 4/3। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। तो ये 2 जाएगा ऊपर बनेगा 8 और 3 आएगा नीचे बनेगा 9, ठीक है। तो साइन IC की वैल्यू अगर 8/9 है, 8/9 है, तो IC हमारा बन जाएगा ना साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 8/9। तो 8/9 इनमें से क्या होगा भाई, ये तो बड़ा मेहनत वाला काम हो गया, ये तो अपने को डिवाइड करना ही पड़ेगा। 8/9 करोगे 0.888888 आ जाएगा, है ना। तो इसमें फिर सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा ले लें?
सारे ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं भाई, यहाँ तो है, यहाँ तो सारे अच्छे लग रहे हैं भैया। 8/9 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.888888 ऐसा आएगा। 8/9 0.888888। तो आईसी की जो वैल्यू है दैट इज साइन इनवर्स 0.888। ऐसा आंसर है बेटा, ऐसा आंसर देखो। अब बहुत अच्छा सा देखें तो यही दिख रहा है भैया, 0.88 दो बार तो दिख ही रहा है ना। हाँ, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा था, इसलिए सी को टिक कर देते हैं। 42% बच्चों ने लगभग लगभग सही कर दिया है। जितेश, ऋषभ, निशांत, अनुभव और सुप्रिया, वेरी गुड वेरी गुड। ओहो, अभिनव ने मेल कर दिया, कहने सर ईमेल देख लीजिए। भाई तुम लोग मेरी मेल आईडी कहां से मिल जाती है? अत्री बेटा क्लास चली, अब चली नहीं चली? अब तो यार चल रहा है, वेब पे भी चल रहा है अब तो। इतनी बात जिन जिन लोगों को भैया क्लियर है, जरा एक बार हार्ट स्पैम कर दो। तुम लोग का दिल आज दिखाई नहीं पड़ा मुझे शुरू से। हाँ भाई, तो 0.88 दिख ही रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रिदम कह रहे हैं सर सिलेबस कब तक हो जाएगा? इस साल हो जाएगा भाई, तुम टेंशन ना लो, इस साल बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब एट 70 डिग्री। ओहो, 70 डिग्री पे बेटा ये इंसिडेंट हुआ है, जस्ट ग्रेजेस द एडजेसेंट वर्टिकल सरफेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहां से रिफ्रैक्शन हो जाएगा और यहां पे वो ग्रेज कर रहा होगा। ग्रेज मतलब इसी के अलोंग, सरफेस के अलोंग लाइट रे जा रहा होगा, एज शोन इन दिस फिगर, है ना, as shown in this figure. Calculate the critical angle and refractive index of the glass. हमें क्रिटिकल एंगल भी बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चारों ऑप्शन हैं आपके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ही हैं। तो आप लोग थोड़ा इस पे लगाओ, फोकस करो, और पूरे मैं आपको 150 मिनट का समय दे रहा हूं, राइट। सभी लोग जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। देखो हिंट दे रहा हूं, यहां पे रिफ्रैक्शन लगा दो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और यहां पे क्रिटिकल एंगल लगा दो, साइन आई सी अपॉन साइन 90 वाला लगाओ फटाफट, है ना, कोशिश करो। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर क्वेश्चन बहुत टफ हो तो हो भी जाती है, ऐसी बात नहीं है, क्यों भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो भैया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां दिया तो नहीं है, लेकिन अंतरात्मा से आता है कि वो 3/2 होता है और एयर का 1 होता है। तो बेटा साइन आर की वैल्यू मिल जाएगी 2/3 साइन 70 के बराबर, है ना। साइन आर की वैल्यू 2/3 साइन 70 के बराबर, राइट। हाँ, सिया कह रहे हैं सर आप फिजिक्स ही क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा क्या पढ़ाएं बताओ, बायोलॉजी हमें आती नहीं है, और मैथ्स तो आती है, खैर केमिस्ट्री भी आती है थोड़ी थोड़ी, फिजिक्स थोड़ी ज्यादा आ जाती है। हाँ, क्या पढ़ाएं बताइए, आर्ट पढ़ा दे, कॉमर्स? मैं आपको असली कारण बताऊं, इस बच्चे ने पूछा है, मैं आपको असली कारण बताता हूं। जब मैंने जेई का एग्जाम दिया था अपने टाइम में, तो मैं आपको बताऊं मेरे सबसे कम मार्क्स फिजिक्स में आए थे। जब मैंने, देखो मैं पढ़ने में तो मतलब ठीक था, पढ़ने में अच्छा था, पढ़ने में मेहनत करता था,
बोर्ड्स में टॉपर भी था, 10th में भी टॉपर था, 12th में भी मैं बोर्ड्स में टॉपर था, ठीक है। लेकिन मेरे सबसे कम मार्क्स अगर IIT जेई के एग्जाम में आए थे तो वो फिजिक्स में आए थे। तो थोड़ा सा जैसे नहीं, ईगो हर्ट हो जाता है कि यार आखिर ऐसा कैसे हो गया, इतने कम मार्क्स। सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए थे केमिस्ट्री में, उसके बाद मेरे मैथ्स में नंबर आए, फिर सबसे कम मार्क्स मेरे आए थे फिजिक्स में। तो इस सब्जेक्ट का जो दर्द है ना, वो दर्द मैं जानता हूं बेटा। आप में से जो भी बच्चे हैं ना जो कहते हैं कि यार ये कठिन है, ये दिक्कत है, न्यूमेरिकल नहीं आ रही है, तो मेरे को फील होता है कि भाई मेरे साथ भी यही हुआ था, ये कोई बड़ी मतलब कोई अलग चीज नहीं है, इट इज वेरी नॉर्मल, है ना। लेकिन मैं बाद में इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जूझा। क्यों जूझा? क्योंकि अगर आप किसी चीज के ऊपर जूझ पड़ोगे तो गारंटी है वही चीज आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट भी उसी तरीके का आपसे चाहता है कि आप इस सब्जेक्ट पे जम के मेहनत करो, है ना। तो आप भी मेहनत करो, अगर आप मेहनत करोगे मेरी तरह इस सब्जेक्ट पर, तो ये सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसीलिए मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूं, क्योंकि सबसे कम मेरे को फिजिक्स ही आता है। है ना। हाँ हाँ, दर्द को दवा बना लीजिए, बिल्कुल सही बात है ना। तो साइन आर की वैल्यू 2/3 साइन 70 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। साइन 70 तो अपने को पता नहीं है। फिर उधर दूसरी वाली जो सरफेस है बेटा, सेकंड वाली सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन आईसी जो हमारा है, दैट इज 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ओहो, अरे भाई ऐसा ना करो, ना 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 ना, ऐसा ना करो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 3/2 मैंने ले लिया था। अंतरात्मा की आवाज ज्यादा मत सुनो, है ना। हाँ, अंतरात्मा की आवाज ज्यादा मत सुनो, वही तो निकालना है। कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही तो निकालना था भैया। हाँ। नहीं नहीं मुकेश भाई, ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो लाना ही पड़ेगा यार, क्वेश्चन तो लिख के लाना ही पड़ेगा भाई। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा यही तो निकालना था। तो साइन आर जो है, दैट इज, ये तो 1 हो गया, ये बन जाएगा तुम्हारा साइन 70 डिग्री डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 70 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको इक्वेशन 1 बनाओ। उसके बाद उधर जो क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट है वो लगाते हैं हम लोग। तो साइन आई सी हमारा जो है दैट विल बिकम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और नेक्स्ट हम लोग एक काम और कर सकते हैं भाई, पी क्यू आर एस, इधर टी लिखो। ट्रायंगल क्यू टी आर में, ट्रायंगल क्यू टी आर में, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ट्रायंगल क्यू टी आर में अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल आर प्लस एंगल आईसी जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा बेटा। एंगल आर प्लस एंगल आईसी जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यू कैन राइट आर एज 90 डिग्री माइनस आईसी, राइट है। इसको भी आप यूज कर सकते हो यहां पर। जैसे ही हम लोग यूज करेंगे, दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3, इक्वेशन 1 और 3 की अगर मैं बात करूं तो साइन आर, आर को मैं लिखूंगा 90 माइनस आईसी। साइन आर इज इक्वल टू साइन 70 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो साइन 90 माइनस आईसी है बेटा, ये तुम्हारा कॉस आईसी बन जाएगा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सो दिस विल बिकम कॉस आईसी इज इक्वल टू साइन 70 डिग्री अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। इक्वेशन नंबर 4 बना लो इसको। इक्वेशंस तो बहुत बन गई, लेकिन अब आंसर काहे से आएगा ये तो बताओ। तो साइन आई सी 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, साइन आर मिल गया है, आर 90 माइनस आई सी है। जैसे ही यहाँ पे रखा ये कॉस आई सी बन गया है ना। ज़्यादा कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम लोग एक आइडेंटिटी लगा लेते हैं कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, राइट।
तो देखो साइन आईसी बेटा हमें पता है, तो साइन स्क्वायर आईसी कॉस स्क्वायर आईसी 1 के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर करो, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का स्क्वायर करो, प्लस इसका स्क्वायर करो, यानी कि साइन 70 डिग्री अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए, राइट। यहां से बेटा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को एनजी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं इट विल बिकम 1 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री इज इक्वल टू एन जी स्क्वायर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री आएगा। अब अगर साइन 70 की वैल्यू पता हो तो हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता हो तो मामला गड़बड़ है भैया, है ना। तो हम लोग यहीं से इतना ही हम लोग आंसर लिख के छोड़ेंगे। लेकिन अब यहां पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अपने को आंसर तो निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा साइन 70 रिक्वायर्ड है, बिना साइन 70 की वैल्यू के हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा जब कभी क्वेश्चन आएगा, देखो एक्चुअली में ये था तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको ऑपरेटर ने क्या किया, जो इसका आंसर था उसके हिसाब से इसको 4 ऑप्शंस दे दिए, यानी उसको उन्होंने ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो या तो साइन 70 की वैल्यू देंगे, ठीक, अदरवाइज हम इसको सीधे सीधे जो है एज इट इज यही लिख करके छोड़ देंगे, राइट। फिलहाल साइन 70 की आइए वैल्यू हम लोग देखने समझने की कोशिश करते हैं भाई, कि साइन 70 कितना होता है। हो जरा तो साइन 70 कितना है भाई, पहले साइन 30 देख ले, 1/2, ठीक है। साइन 70 तुम्हारा आया है 0.94, 0.94, ठीक है, 0.94 ऐसा। तो 0.94 इंटू 0.94, 0.94 इंटू 0.94, ठीक है, प्लस 1, 1.8836 हो गया, अंडर रूट लेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा सॉल्व होकर के आएगा 1.37, हाँ 1.372 के बराबर बेटा, देखो 1.372 के बराबर। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। लेकिन साइन 70 की वैल्यू जब पता होगी तब, नहीं पता होगी तो वी कैन नॉट सॉल्व इट, राइट। तो 52% बच्चों ने सही किया है, अरे वाह। जितेश, आन्या, ये है तोइबा, तनिश और आर्यन, वेरी गुड। क्या आप लोगों को समझ में आया ये, क्या आप लोगों को समझ में आया ये? फटाफट जरा चैट बॉक्स में बता दो यार, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से समझा दूं आपको, ध्यान से मेरी बात को बस सुनना सब लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले बेटा रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r के बराबर है। तो पहले मैंने स्नेल्स लॉ लगाया। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन 70 अपॉन साइन r, यानी साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम जो कि ग्लास है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जो कि एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे 3/2 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है ना, ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा पूछा गया है। अब जो चीज पूछी गई है तो उसको तो मैं सीधे सीधे 3/2 लिखूंगा नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग उसको न लिख करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो पता ये चला कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है अपने को, तो हमने इसकी वैल्यू को फिर नहीं रखा। साइन आर हमने यहां से निकाला, कितना आएगा, एन ए इंटू साइन 70 अपॉन एन जी। तो ये साइन 70 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया। दूसरा, अगर सेकंड सरफेस पे हम लोग देखें तो लाइट रे ऐसे आकर ऐसे जा रही है, यानी कि यहाँ पे क्रिटिकल रिफ्रैक्शन वाला काम हो रहा है, क्रिटिकल एंगल वाला काम हो रहा है। तो साइन आईसी 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन एनजी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इस वाले ट्रायंगल में देखो, क्यू टी आर वाले ट्रायंगल में देखो, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 90 होता है, तो आईसी प्लस एंगल आर प्लस 90 बराबर 180 होगा। तो आईसी प्लस आर 90 के बराबर होगा, तो एंगल आर जो है वो 90 माइनस आईसी हो जाएगा।
जैसे ही मैं आर की जगह लिखूंगा 90 माइनस आईसी, साइन 90 माइनस आईसी जो है वो कॉस आईसी बन जाएगा, तो ये कॉस आईसी की वैल्यू हमारी आ गई। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहां से करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हम यहां से करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू 1 कर देंगे। तो यहां से 1 प्लस साइन स्क्वायर 70 एनजी आ गया, तो एनजी की वैल्यू आ गई 1.372 के बराबर। ठीक है भाई, अब एकदम क्लियर है बेटा, बोलो अब एकदम क्लियर है सबको? ठीक है, अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है तो बोलो क्रिटिकल एंगल भी निकाला जा सकता है। बाकी यहां पर भी देखो चीजों को सॉल्व किया गया है, और इस सोल्यूशन के दौरान भी देखो साइन 70 की वैल्यू को रखा गया है। या तो साइन 70 क्वेश्चन में आपको एज अ डेटा गिवन हो, है ना, जब तक डेटा नहीं आपको पता होगा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं थोड़े से थ्योरेटिकल टॉपिक्स की तरफ। कुछ थ्योरी आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा दे रहा हूं मैं, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं आगे रिवाइज करा रहा हूं। देखो लेंसेज क्या होते हैं, तो लेंस जो है वो किसी भी ग्लास स्फीयर से काट करके बनता है। यानी ग्लास का आप एक स्फीयर ले लो लाइक दिस, और इस स्फीयर को, जैसे ये मैंने ग्लास का एक स्फीयर ले लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और अगर मैं इसको यहां से ऐसे कट करूं, यहां से कट करूं, ठीक है, और बाकी बीच का पार्ट हटा के इन दोनों को अगर ऐसे चिपका दिया जाए, अगर इन दोनों पार्ट्स को ऐसे चिपका दिया जाएगा, तो ये आपका लेंस बनेगा जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स सरफेस है, इसलिए इसका नाम बाई कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। केवल एक सरफेस को देखोगे तो एक तरफ प्लेन है, एक तरफ कॉन्वेक्स है, तो नाम हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर ऐसे ऐसे रख दिया जाएगा, एक तरफ से कॉनकेव है, एक तरफ से कॉन्वेक्स है, तो नाम हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो तीन तरह के कॉन्वेक्स लेंस हो गए आपके। कॉनकेव लेंस देखो इस तरीके का होता है, सबको पता है, इसको बाई कॉनकेव लेंस बोलते हैं, या केवल कॉनकेव बोल दो तो भी सेम चीज है। एक तरफ प्लेन है, एक तरफ कॉनकेव है, तो प्लेनो कॉनकेव। एक तरफ कॉन्वेक्स है, एक तरफ कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली हमारे पास कितनी तरह के लेंसेज हो गए? 6 तरह के लेंसेज। कॉन्वेक्स की भी 3 कैटेगरी है और कॉनकेव की भी 3 कैटेगरी है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट रे को एक पॉइंट पर ले जाने की कोशिश करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। यानी कि पैरेलल लाइट रेज अगर लाओ तो ये एक पॉइंट पर ले जाकर के मिला देता है। इसी पॉइंट को फोकस कहा जाता है, आप सबको पता होगा। क्योंकि लाइट रे को मिलाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस नाम दे देते हैं। जबकि डाइवर्जिंग लेंस कहने का मतलब ये होता है कि लाइट रे को फैला देगा। यानी इसके ऊपर कॉनकेव लेंस में अगर आप पैरेलल लाइट रे लाओगे तो ये लाइट रे को ऐसे भेज देगा, यानी लाइट रे को फैलाने का काम करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है। और जब इनको आप पीछे बढ़ाओगे तो वो एक पॉइंट पर कहीं मिलेंगे, तो इनको हम लोग फोकस बोल देंगे। इसका जो फोकस है बेटा वो रियल फोकस है, लेकिन कॉनकेव का जो फोकस है वो हमारा वर्चुअल फोकस है। क्योंकि यहाँ लाइट रेज सच में नहीं मिल रही हैं, हम उनको पीछे जब एक्सटेंड कर रहे हैं तब लाइट रेज मिल रही हैं। आई होप ये बेसिक चीजें हैं, क्लास 10th वाली हैं, आप सबको रिवाइज हो गया होगा। इसके बाद और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस ग्लास स्फीयर से काट कर आपने लेंस को बनाया है उसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो पीछे वाले में ये जो सेंटर है इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसी का जो रेडियस है यही तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, राइट। तो देखो ये दो डेफिनेशंस यहां दी हुई हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो दोनों सरफेस हैं, जैसे एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, पहले वाली सरफेस का सेंटर यहां कहीं पर है, दूसरी वाली सरफेस का सेंटर यहां है। दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। अगर इतनी बात एकदम चकाचक क्लियर है तो जल्दी से जरा सभी लोग चैट बॉक्स में एक बार क्लियर लिख दीजिए, थम्स अप कर दीजिए या आग लगा दीजिए। ये आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा, ये सब नॉर्मल है ना, ये सब क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। फटाफट बता दो बेटा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ये थोड़ा आप लोग के लिए बढ़िया चीज है, क्योंकि 10th में आपने इसको नहीं पढ़ा था ज्यादा। 10th क्लास में सीधे सीधे बोल देते हैं कि भैया कोई भी लेंस का ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। पहले वाला जो सरफेस है बेटा उसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा C1, दूसरी वाली जो सरफेस है उसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा C2। दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, हाँ। कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग नहीं होता है बेटा दीक्षा, कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, हाँ।
बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो अब यहां पे मैं आपको सिखाने चल रहा हूं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर इंसिडेंट लाइट रे जो है और इमर्जेंट लाइट रे जो है, अगर ये आपस में पैरेलल हो जाएं, और ध्यान से देखना, इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे अगर आपस में पैरेलल हो जाएं, तो रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है वही पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस क्या क्या है बेटा? अगर इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल हो, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में अगर पैरेलल हो, तो रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर दे वही पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, राइट? If the incident light ray is parallel to the emergent ray, then the point of the principal axis at which refracted ray cut it is called optical center. अभी एकदम क्लियर है? देखो, 12th क्लास में कभी पूछा जाए ऑप्टिकल सेंटर क्या है, तो कोई बच्चा ये नहीं लिखेगा कि लेंस का सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। वो डेफिनेशन केवल 10th में चलती थी, बस 10th तक ही ठीक है, ठीक है? उसको यहां पर कतई मत लिखिएगा, नहीं तो काट के टीचर 0 मार्क्स देगा वहां पे आपको, ठीक है? इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे अगर आपस में पैरेलल हो, तो रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर कट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये देखो, पहली सरफेस का पोल है, ये आपकी दूसरी वाली सरफेस का पोल है। यहां पर एक फॉर्मूला भी होता है कि OP1 अपॉन OP2, ध्यान से देखना, OP1 अपॉन OP2 है ना, इज इक्वल टू C1, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2। R1 क्या है? पहली वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और R2 क्या है? दूसरी वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? इसके थ्रू आपको लोकेशन मिल जाएगा कि आखिर ऑप्टिकल सेंटर कहां पर है, ठीक है? ऑप्टिकल सेंटर का लोकेशन जो है आपको मिल जाएगा कि भाई ये किस जगह पर लाई कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको किसी भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपसे मैं पूछूं कि बेटा ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, अब यहां पे वो फंडा नहीं चलेगा कि सर मिड पॉइंट पर होता है। आइए इसको लगा के आपको दिखाता हूं। लेट अस सपोज, देखो ये हमारा मान लो P1 है और ये हमारा P2 है। हमको नहीं पता था, हमने कहा भैया मिडिल में होता है, तो लेट अस सपोज हमने मान लिया कि O पॉइंट पर है। अब अगर इस O पॉइंट पर है तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि भाई OP1 अपॉन OP2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2, ठीक? R1 तो चलो ठीक है भाई, इसका कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा ही, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। लेकिन जो सेकंड सरफेस है, जो कि प्लेन सरफेस है बेटा, प्लेन सरफेस का रेडियस हमेशा कितना होता है? इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है भैया? इनफाइनाइट। अगर प्लेन सरफेस इनफाइनाइट हो रहा है, प्लेन सरफेस का रेडियस अगर इनफाइनाइट हो रहा है, तो यहां से बेटा जरा ध्यान से देखो, OP1 अपॉन OP2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यानी OP1 कितना हो गया यहां पर? 0। OP1 0 होने का मतलब बेटा क्या हुआ? OP1 0 होने का मतलब क्या हुआ? ये डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब यहीं पर है आपका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? यहीं पर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। देखो, what is optical center? If the ray of the light is incident on a lens such that after refraction through the lens, emergent ray is parallel to the incident ray। अगर emergent ray incident ray के parallel हो, तो ऐसे केसेस में the point at which refracted ray intersect the principal axis, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसी को ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस कहा जाता है। तो ये वाला डायग्राम मैं आपको बता चुका हूं। ये देखो, इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है। हालांकि इससे अच्छा डायग्राम मैंने आपको बताया था, जो कि थोड़ा सा मतलब फील हो रहा होगा आपको। ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे कट कर रही है, और ये वही वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है, OP1 अपॉन OP2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। R1 पहली वाली जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और R2 जो है वो सेकंड वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? ये क्या बातचीत चल रही है भाई? दीक्षा ने कुछ गलत नहीं बोला है, मैं भी बोलूं? क्या चल रहा है भाई? ये है कन्याओं,
क्या बातचीत चल रही है बेटा? पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो। है? लगे पड़े हैं। सचिन मेरा साथ है। कितना साथ चाहिए बेटा? है? सचिन, लप्पू सा सचिन, वही वाला? क्यों भाई? क्या बोला था आंटी ने? लप्पू सा सचिन, आवे ना जावे ना जाने क्या क्या बोला था। वही है क्या? है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भैया बड़ा सिंपल सा है, आप सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का मतलब जिस पॉइंट से निकलने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, जिस पॉइंट से निकलने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, उसी पॉइंट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। यहां पर क्या है, आने वाली लाइट रे अगर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएं, तो जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज हो रही थी, जिस पॉइंट पर लाइट रेज आ रही थी, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का सीधा सा काम ये है कि ये रिफ्रैक्टेड लाइट रेज को पैरेलल कर देगा। ये भी पैरेलल हो गई, देखो ये भी पैरेलल हो, रिफ्रैक्टेड लाइट रे अगर पैरेलल हो जाए, है ना, तो वो खेल फोकस का है। जिस पॉइंट से निकलने वाली लाइट रे बाद में पैरेलल हो जाए, या जिस पॉइंट की तरफ आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। थ्योरेटिकल चीज है, पढ़ लेना, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब आप जानते हैं। सेकंड प्रिंसिपल फोकस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही हो, जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज हो जाए उसको फोकस बोलते हैं। या पैरेलल आने वाली लाइट रे जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लग रही हो, उस पॉइंट को हम लोग सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट है, पढ़ लेना, ट्वेल्थ के लेवल पर पूछे जाने के चांसेस नहीं है, राइट? सिर्फ थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है? अब कुछ बच्चे उम्मीद करते हैं कि सर इतना पूरा लिखेंगे, देखो सर भी थोड़े आलसी टाइप के, इतना कौन लिखे भाई? थ्योरेटिकल चीज है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो तुम्हें भी कॉपी पे लिखना ही लिखना है, यहाँ सर पूछा जाएगा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है। ये सिर्फ उसलिए है कि तुमको आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना आना चाहिए, दैट्स इट। इसका कभी तुमको लिखने को नहीं आएगा कि साइन कन्वेंशन लिखो, 5 नंबर में क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना? तो भैया सबसे पहला, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मिरर में सारी डिस्टेंसेज बेटा पोल से मेजर होती थी, अभी वो सारी डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाएगा, ठीक है? तो यहां से मेजर करेंगे। तो आप सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, तो इस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में हम लोग जो कुछ भी मेजर करेंगे वो सब निगेटिव, यहीं से मेजर करना है, तो इसके लेफ्ट में निगेटिव है, इसके राइट में पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे निगेटिव है, बात खत्म। यही है आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यही है आपका साइन कन्वेंशन, राइट? ऑप्टिकल, सॉरी, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द लेंसेज यही है, ठीक है? यहीं से मेजर करना है, लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, बात खत्म, ठीक है? इसी को हम लोग एज इट इज यूज करेंगे और निकालेंगे। अब आ जाइए एक बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ योर सिलेबस। ये 100% आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, ठीक है? चाहे ये वाला पूछा जाए या अगली क्लास में आते ही एक डेरिवेशन आपको करवाएंगे, चाहे वो पूछा जाए, मतलब दो में से कोई एक 100% पूछा जाएगा, ठीक है? ये मान के चलिए, आप एग्जाम में 100% बता रहा हूं, ये पूछा जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों सब लोग सुनेंगे, इसी वजह से मैं चैट को बंद कर रहा हूं, एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा, है ना? आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है और अपनी कॉपी पर नोट करना है लेक्चर के बाद, ठीक? चलो, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सेस वाला लाइन, ये कॉनकेव सरफेस है, तो ऑब्वियस है बेटा ये डेंसर मीडियम है, ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, और इधर पे तुम्हारा रेयरर मीडियम, ये आपका रेयरर मीडियम है। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का सेंटर यहां कहीं पे हम लोग मान ले रहे हैं, लेकिन ये लग नहीं रहा सेंटर,
यहीं कहीं पे मान लेते हैं, यहां पे सेंटर मानते हैं बेटा, और यहां पे मैं ऑब्जेक्ट मान रहा हूं। अब बहुत ध्यान से रे डायग्राम को समझना। ऑब्जेक्ट से लाइट रे देखो ऐसे आ रही है इसके पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट रे जा रही है, तो ऑब्वियस है लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब मैटर ये है कि सर नॉर्मल है कहां पे? देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, यहां पे नॉर्मल बनाने का मतलब होता है उसको आप सेंटर से जोड़ दो। सेंटर से जोड़ने वाली ये जो रेडियस वाली लाइन होती है यही तो नॉर्मल कहलाती है बेटा। तो दिस लाइन इज बेसिकली नॉर्मल, यही नॉर्मल है। तो जो लाइट रे, ध्यान से देखना, जो लाइट रे इस तरीके से आई थी, है ना, इस लाइट रे को जाना था ऐसे, स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाना था, बट इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट रे कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। अब जब लाइट रे बेंड हो गई है टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो मैं इसको अब पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूं और किसी एक पॉइंट पर मैं इसकी इमेज ड्रॉ कर रहा, लाइक दिस, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है एम पॉइंट, और यहां कहीं पर इमेज बन गई है वो आपका ऑब्जेक्ट। क्या ये आप सभी को डायग्राम एकदम सही दिख रहा है बेटा? डायग्राम क्लियर दिखाई पड़ रहा है बेटा? ले रहा हूं भाई, बता दो जरा, डायग्राम तुमको क्लियर दिख रहा है ना बेटा? यार बड़ा छोटा छोटा बन गया डायग्राम, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाने, थोड़ा कम मजा आएगा, है ना। फिर से बनाते हैं, क्या बोलते हो? चलो फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा इसको करते हैं, क्या नहीं आएगा। यहां पे मैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूं। ये जो रेडियस वाली लाइन होगी ना नॉर्मल वाली, वो ऐसी बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा डायग्राम। ये नॉर्मल वाली लाइन हो गई बेटा, ठीक। अब लाइट रे जो है उसको देखो, लाइट रे को जाना था ऐसे स्ट्रेट लाइन में, राइट। क्योंकि वो लाइट रे रेयरर से डेंसर जा रही है तो लाइट रे ऐसे चली जाएगी, इस तरफ लाइट रे मूव कर जाएगी। अब जब लाइट रे इस तरफ मूव कर गई है तो मैं इसी को पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूं, यहां कहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाए। अब सही है, दिस विल बी इमेज, राइट। ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ठीक। इधर की तरफ बेटा इमेज बनेगी नहीं, तो हमने उसको पीछे की तरफ हमने बढ़ाया और यहां कहीं पर एक इमेज बना दिया। अब बहुत ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट यानी कि ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है, बोलो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। एंड दिस एंगल इज एंगल आर, यही एंगल आर होता है, ठीक है। ये आर और ये देखो, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो, वर्टिकली अपोजिट है बेटा, है ना। तो ये भी आर हो जाएगा, राइट है, ठीक। ऑब्जेक्ट के एंगल को अल्फा मानते हैं, इमेज के एंगल को बीटा मानते हैं, और रेडियस के एंगल को गामा मान लेते हैं। अल्फा, बीटा और गामा, राइट। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, रेडियस वाला एंगल गामा, हमेशा यही मानेंगे और कुछ मत मानना, ठीक है। इस पॉइंट का नाम एम रखते हैं, और यहां से एक परपेंडिकुलर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, इस ये तो पोल हो गया भैया, ठीक है, और इसका नाम मैं क्यू रख दे रहा हूं, ऐसा। अब बोलो डायग्राम एकदम चकाचक क्लियर है भाई? डायग्राम बोलो चकाचक क्लियर है क्या? डायग्राम सही है हमारा, ठीक है। अब यहां पर हमारे कुछ अजम्पशंस हैं, वी हैव सम अजम्पशन। क्या अजम्पशंस है मैं पहले ही बता रहा हूं, डेरिवेशन तो बाद में देखेंगे, पहले अजम्पशन देख लो क्या है। अजम्पशन बेटा ये है कि एंगल अल्फा, बीटा, गामा, एंगल आई, एंगल आर, दे ऑल आर वेरी वेरी
स्मॉल एंगल्स। ये सारे एंगल्स जो हैं वो बहुत बहुत छोटे एंगल्स हैं, ठीक है। यानी कि अल्फा बीटा गामा एंगल आई एंगल आर, ये सारे ही एंगल्स जो हैं बेटा वो बहुत ही छोटे एंगल्स हैं, राइट। ऑल एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स, राइट। और किसी भी बहुत छोटे से एंगल के लिए, बहुत छोटे से एंगल के लिए मैं आपको बताऊं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा ये सब आपस में बराबर होता है इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल देन, राइट। बहुत छोटे एंगल के लिए ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट वाले चैप्टर में, राइट है। और एक चीज देखो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो वो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज यू। इमेज की डिस्टेंस अगर देखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाएगा। इमेज की डिस्टेंस अगर देखेंगे तो उसको v से डिनोट किया जाएगा, इमेज डिस्टेंस v है। सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, राइट। अब देखो जरा यहां पे इसको हमें कैसे डिराइव करना है। तो इन ट्रायंगल MCO, ट्रायंगल MCO, इस वाले ट्रायंगल में गामा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और आप सबने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ रखा होगा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है कि कोई भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटरनल दो एंगल्स के सम के बराबर होता है ना। अगर ये गामा एक्सटीरियर एंगल है सो दैट विल बी इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल अल्फा। बोलो, एंगल आई प्लस एंगल अल्फा के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल MCI में जरा ध्यान से देखो, MCI वाले ट्रायंगल में अगेन दिस गामा इज एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल टू एंगल्स, यानी कि बीटा और आर के सम के बराबर हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है ट्रायंगल में, आप सबने क्लास 9-10 में पढ़ रखा होगा, है ना। तो यहां से बेटा एंगल आई की वैल्यू कितनी आएगी, गामा माइनस अल्फा, और यहां से एंगल आर की वैल्यू आएगी गामा माइनस बीटा। हम लोग का सारा इंटरेस्ट तो एंगल आई और एंगल आर में है, इसलिए मैंने एंगल आई की वैल्यू निकाल लिया और एंगल आर की वैल्यू भी निकाल लिया, राइट। नाउ बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, अगर स्नेल्स लॉ की बात करें तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है भैया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये वाला आपका हो गया रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अगर मैं इसको ग्लास मान लूं, इसको मैं एयर मान लूं, रेयरर मीडियम को अगर हम लोग एयर मान लें और डेंसर मीडियम को हम लोग ग्लास अज्यूम कर लें, तो ये तुम्हारा बन जाएगा बेटा Ng अपॉन Na। You can write here refractive index of the glass upon refractive index of air। कितने लोगों को इतनी बात एकदम क्लियर है, फटाफट बता दो जरा। इतनी बात अगर क्लियर है तो फटाफट बता दो भाई, क्या ये क्लियर है आप लोगों को। साइन आई बाई साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये तुम्हारा बनेगा Na साइन आई इज इक्वल टू Ng साइन आर। Na साइन आई इज इक्वल टू Ng साइन आर। फटाफट बता दो भाई, इतनी बात एकदम चकाचक क्लियर है ना। अब अगर ये एंगल आई और एंगल आर बहुत छोटा है, बिकॉज या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एज एंगल आई एंड एंगल आर वेरी स्मॉल। अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो बेटा इट कैन बी रिटन एज Na इंटू आई इज इक्वल टू Ng इंटू आर।
और एंगल आई जो है वो गामा माइनस अल्फा के बराबर है, तो Na टाइम्स गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू Ng टाइम्स R जो है वो गामा माइनस बीटा के बराबर है। तो मैंने एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू यहां पर रख दिया, राइट। अब फिर से वही बात है, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा ये सारे ही एंगल्स बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं, तो इसका मतलब गामा की जगह टैन गामा लिख सकते हैं। अगेन अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल। अगर ये एंगल्स बहुत स्मॉल हैं तो इनकी जगह पर हम टैन ला सकते हैं। सो वी कैन राइट Na टाइम्स टैन गामा माइनस टैन अल्फा इज इक्वल टू Ng टाइम्स टैन गामा माइनस टैन बीटा। भाई एंगल्स जब बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। क्लियर है? बस दो चार स्टेप्स और हैं, जल्दी से ध्यान से देख लीजिए। Na क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, लेकिन अभी मैं उसकी वैल्यू 1 नहीं रख रहा हूं, इसको ऐसे ही चलने देते हैं। Na टैन गामा क्या होगा बेटा? व्हाट इज टैन गामा? टैन गामा अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं डायग्राम में इस वाली हाइट को h लिख दूं, डायग्राम में मैं इस वाली हाइट को अगर मैं h लिख दूं, क्योंकि बार बार अभी यूज होने वाला है ये, तो जरा चेक कर लो टैन गामा जो होगा क्या वो h अपॉन आर होगा बेटा? क्या वो h अपॉन माइनस आर होगा? साइन कन्वेंशन के हिसाब से ध्यान से देखो जरा, जो भी आप मेजरमेंट लेफ्ट साइड में करोगे बोलो वो निगेटिव होगा। तो ये जो r है, ये जो v है, ये जो u है, ये सारे ही कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। तो कहने का मतलब h अपॉन माइनस आर निगेटिव हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। माइनस टैन अल्फा की बात करें तो टैन अल्फा क्या होगा? दैट इज h अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू Ng टाइम्स टैन गामा। अगेन टैन गामा कितना है हमारा? h अपॉन माइनस आर माइनस h अपॉन टैन बीटा तुम्हारा कितना होगा? दैट इज h अपॉन माइनस v। देखो इस डायग्राम में कॉनकेव सरफेस के केस में अगर अज्यूम करें तो यहां पर u v r फोकल लेंथ ये सब निगेटिव है, क्योंकि सारी चीजें लेफ्ट में है और सारा मेजरमेंट करोगे इसी पोल से, है ना, यानी कि सबके लिए लेफ्ट में ही आना पड़ेगा, तो ये सब निगेटिव है, राइट। अब यहां पूरी इक्वेशन से आप चेक करो h कॉमन किया जा सकता है, तो ये बन जाएगा बेटा Na टाइम्स, इनफैक्ट मैं h अगर कॉमन कर लूं, बाहर निकाल दूं, तो ये बनेगा Na अपॉन माइनस आर प्लस Na अपॉन यू इज इक्वल टू, यहां से भी h कॉमन कर लो तो बनेगा Ng अपॉन माइनस आर प्लस Ng अपॉन v। तो h से h भी कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे? u और v वाले टर्म्स एक तरफ करेंगे, r वाले टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, तो ये बन जाएगा Ng बाई आर माइनस Na अपॉन आर दैट इज इक्वल टू Ng अपॉन v माइनस Na अपॉन u, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। वी कैन राइट हियर Ng अपॉन v माइनस Na अपॉन u इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो वी कैन राइट हियर Ng माइनस Na अपॉन r। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट एनी स्फेरिकल सरफेस। कभी भी स्फेरिकल सरफेस हो, यानी कि लाइट रे आपका मान लो किसी इधर एयर से किसी भी स्फेरिकल सरफेस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव सरफेस हो, अगर लाइट रे इधर से अंदर की तरफ जा रहा होगा तो हम ये फॉर्मूला सिंपली यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन u बराबर Ng माइनस Na अपॉन r। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? फटाफट बता दो भाई। मजा आ गया शुभम, वेरी गुड, जल्दी से बताओ भाई। इज इट क्लियर एवरीवन? देखो ये डेरिवेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, बोर्ड एग्जाम में आने के चांस मान के चलिए मोर देन 95% है, क्योंकि या तो डायरेक्ट ये डेरिवेशन आएगा, अगर ये डायरेक्ट नहीं आया तो इस पर न्यूमेरिकल 100% आएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अंशु पूछ रहे हैं, तो याद तो तुम्हें करना ही है क्योंकि न्यूमेरिकल इस पर आता है और ये डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में एक चीज और देखो, मैंने आपसे यहां पर क्या बोला कि लाइट रे जो है वो एयर से ग्लास में जा रहा है। अगर लाइट रे एयर से ग्लास की तरफ जा रहा है तो फॉर्मूला क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन वी माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन यू इज इक्वल टू एन जी माइनस एन ए अपॉन आर। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे विद साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। ये यू वी आर ये सब साइन के साथ ही यहां पर रखा जाएगा जब भी कभी यूज होगा। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि एयर से ग्लास में ही जाए हमेशा। तो हो सकता है लाइट रे किसी N1 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से किसी N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम की तरफ जा रहा हो, है ना। अगर N1 से N2 की तरफ जा रहा होगा तो यही फॉर्मूला तुम्हारा बनेगा, N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। विनोद कह रहे हैं सर आप मेरी बात नहीं सुनते। भाई सुनाओ बात, कौन सी बात सुनाना चाहते हो? है चैट में तुम्हारी बात हम कैसे सुन लें? बताओ भाई। हाँ हाँ, बताओ भाई, क्या बात सुनाना चाहते हो? सुन रहे हैं, बोलो। हाँ ठीक है। सो एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, राइट। कई बार बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि इसी N2 और N1 को, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को वो N1 से डिवाइड करते हैं। या इसको मैं देखो ऐसे यहां बता रहा हूं, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई N1। पूरी इक्वेशन को अगर मैं N1 से डिवाइड कर दूं तो ये वाला टर्म तुम्हारा बन जाएगा ना N2 बाई N1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, क्योंकि N1 अपॉन N1 1 हो जाएगा। दिस विल बिकम N2 बाई N1 माइनस 1 अपॉन आर। कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और इस N2 बाई N1 को N लिख दिया जाता है तो N अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर N माइनस 1 अपॉन आर। तो ऐसा भी आपको लिखा ये फॉर्मूला कहीं मिल सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ा सा खतरा है। ध्यान रखिएगा, ये जो N है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ हाँ, न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट और ये डेरिवेशन समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं आए तो बताना। चलो अब आ जाओ जरा न्यूमेरिकल पर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, एट व्हाट पोजीशन इज इमेज फॉर्म्ड। आपको बताना है इमेज किस पोजीशन पर बना है। पहले जो डेटा गिवन है बेटा पहले वो लिख लो। कह रहे हैं लाइट जो है वो पॉइंट सोर्स से किसी कॉन्वेक्स सरफेस पर गिर रही है। देखो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर गिर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1.5 के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है 20 सेंटीमीटर के बराबर। अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा इस बार, है ना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोल रहे हैं 100 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही रखोगे हमेशा। इमेज के बारे में आपसे पूछ रहे हैं तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला ओपन करो, N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करिए और जरा आंसर बताइए, 1 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट अप्लाई करो। लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है ना, एयर से ग्लास में जा रही है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो यहां पर हो जाएगा 1.5, एयर का 1, इसी को सिंप्लीफाई केवल करना है। वन पॉइंट फाइव अपॉन वी
टू 1.5 अपॉन, हो गया, बड़ा सिंपल है भाई। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में भी बेटा ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आसान इसलिए अभी आपको लग रहा है क्योंकि साइन कन्वेंशन मैंने यहां पर सब अप्लाई कर दिया है, अदरवाइज जनरली बच्चों से यही गलती हो जाती है, यही साइन कन्वेंशन में ही गड़बड़ कर देते हैं, बाकी फॉर्मूला तो हमेशा यही रहेगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 63% बच्चों ने सही भी किया है, ठीक है। सबसे आगे हैं तनिष, रोहित, आदित्य, निशांत और ऋत्विक, वेरी गुड। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करिए। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, राइट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डायग्राम एक्चुअली ये मैंने दे दिया है, बट डायग्राम गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि दो लाइट रेज आ रही हैं जो कि इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही थी, जो कि यहां से लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, या इनफैक्ट यहां से बोला गया यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं ये एक सरफेस रास्ते में आ गया, बीच में ये सरफेस आ गया, कॉन्वेक्स सरफेस, तो किसी एक पॉइंट पर वो कन्वर्ज हो गई है। तो आपको यही बताना है कि इमेज कहां पर बनी है। सेम फॉर्मूले पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग सब लोग इसको ट्राई करेंगे। और ये एक क्वेश्चन और मैंने नॉर्मल शिफ्ट पर दिया है, यहां पे नॉर्मल शिफ्ट 3 बार हो रहा है, ठीक है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड। और ये रही हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में आपको मेनली मैंने दो चीजें पढ़ाई हैं। सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। फिर रिफ्रैक्शन में लेंसेज क्या है, बेसिक बेसिक लेंस जो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, वो लेंसेज की बात आपसे किया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको पढ़ाया है, दैट इज रिफ्रैक्शन एट एनी स्फेरिकल सरफेस। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी कि मंडे को मिलेंगे, और मंडे हम लोग इसके आगे टॉपिक्स को बढ़ाएंगे। तो चलते हैं भाई, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड टेक।